सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 9 जब भोलाराम ने पंप लगाया का पठन कार्य करेंगे। इस पाठ का मुख्य पात्र भोलाराम है, जिसकी व्यथा के विषय में इसके लेखक ईश्वर शर्मा जी ने हमें बताया है कि किस तरह वो अपने खेत के लिए एक पानी का पंप लगाने में किन चक्रों में पड़ता है और उसे किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में जो काम है वो नियमों के अनुसार होता है, परंतु उन नियमों की वास्तविक समझ उस समय आती है जब आदमी स्वयं इस चक्कर में अर्थात इस फेर में पड़ता है। इसी तरह हमारी इस कहानी के पात्र की समझ में भी उस समय आया जब उसने अपने खेत में पंप लगाने की अनुमति सरकारी अधिकारियों से मांगी। भोलाराम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था, परंतु उसकी गलती यह थी कि वो बिना अनुमति के काम करने की इस महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर के विद्युत मंडल में दरख्वास्त दे आया था। अर्थात उसने बिजली विभाग में क्या किया था, एक अर्जी लगा दी थी, क्योंकि वो बिना अनुमति के काम करने की हमारी जो महान राष्ट्रीय परंपरा है, अर्थात यहाँ लेखक ने व्यंग्य किया है कि हमारी महान राष्ट्रीय परंपरा में केवल मात्र रिश्वत देकर काम करवाया जाता है। उसके शुभ चिंतकों ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की थी और समझाया था कि बिना वजह आ बला गला पकड़ वाली जो कहावत है, अर्थात स्वयं के लिए मुसीबत मोल लेना वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और अपने खेतों की सिंचाई करो। परंतु भोलाराम ऐसा नहीं चाहता था और उसने अपने रिश्तेदारों से पूछा, अगर मैं इस तरह पंप लगवा भी लेता हूँ तो विद्युत का कनेक्शन मुझे, बिजली का कनेक्शन मुझे कैसे मिलेगा। शुभ चिंतकों ने उसे अपने अनुभवी मुस्कान के साथ ये समझाया भी था कि किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना अर्थात मना लेना। लेकिन भोलाराम इन बातों को नहीं मानना चाहता था। उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था, अर्थात वो तो नियमों के अनुसार बिना रिश्वत दिए हुए काम करवाना चाहता था। इसलिए वो अपनी दरख्वास्त अर्थात अर्जी लेकर बिजली साहब के दफ्तर में पहुंचा। भोलाराम ने बिजली साहब को अर्जी दे दी। बिजली साहब ने उस अर्जी की तह को धीरे धीरे खोला। उन्हें उम्मीद थी कि इस अर्जी के नीचे कुछ रिश्वत के रुपए होंगे, परंतु कागज में कुछ ना पाकर वे नाराज दिखे। भोलाराम को उन्होंने कठोर नजरों से घूरा और उसके आवेदन अर्थात उसकी उस एप्लीकेशन को पढ़कर वे हुंकार भरकर बोले, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेने आए हो? तो भोलाराम ने कहा, हाँ साहब। किसके लिए? सिंचाई के लिए। सरकार, कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई हजूर। खेत किसके हैं? तो भोलाराम ने कहा, माई बाप मेरे हैं। जब उससे पूछा गया कि सिंचाई का क्या साधन है, तो भोलाराम ने उत्तर दिया, सरकार इसीलिए तो पंप लगवाना चाहता हूँ। फिर अधिकारी ने पूछा, क्या बिजली का कनेक्शन ले लिया है? नहीं सरकार, वही तो लेने आया हूँ। बहुत लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? भोलाराम ने कहा, जी सरकार। साहब ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कनेक्शन कैसे मिलता है? तो भोलाराम ने कहा, इसीलिए अर्जी लाया हूँ। अर्जी के अतिरिक्त और क्या देना पड़ता है, क्या यह मालूम नहीं? तो भोलाराम जो संस्कारों से परिचित था, उसने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नजरों से घूरा मानो वह हिंदुस्तान में ना रहता हो। यह कटाक्ष इसलिए किया गया है कि हिंदुस्तान में लेखक के अनुसार कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं होता है। फिर उन्होंने फिर कहा, पंप लगवाना चाहते हो, वो जगह किसकी है? तो भोलाराम ने कहा, अपनी ही है साहब। नक्शा लाए हो और भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र क्या तुम्हारे पास है? इस पर भोलाराम ने कहा, इसके विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए नहीं लाया हूँ। सरकारी दफ्तरों में काम नियम कायदे से होता है। बिजली साहब ने कहा। भोलाराम ने कहा
ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आऊंगा। तो बिजली साहब ने कहा, उसके बाद कार्य के विषय में सोचेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उसने उसे यह समझा दिया कि किसी भी अधिकारी को यदि काम टालना होता है तो वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में उस व्यक्ति को लगा देता है। अब जब भोला राम को पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई इलेक्शन जीत लिया हो। वो नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर विधायक की तरह इटलाता हुआ बिजली ऑफिस में पहुंचा और उसे साहब के हवाले कर दिया। उसे इस बात का गर्व था कि उसने पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। बहुत याद दिलाए जाने पर जब बिजली साहब ने भोला राम को पहचाना तो कहा कि क्या सारे कागज तैयार हो गए हैं। बिजली साहब के आगे भोला राम ने कहा, हाँ सब तैयार हो गया है। बिजली साहब ने फिर भुड़कते हुए अर्थात उस पर नाराज होते हुए कहा, तुम्हारे कहने से हम कैसे मान ले, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह अर्थात वेतन लेते हैं। तरीका तो आप लोग समझे हजूर, हम तो केवल हुक्म जाना जानते अर्थात आदेश मानना जानते हैं। भोला राम ने बड़ी निहिरता के साथ जवाब दिया अर्थात बड़े भोलेपन के साथ उसने उत्तर दिया। बिजली साहब ने कुछ अनमने ढंग से कागजों का निरीक्षण किया, उनको देखा और फिर पूछा कि क्या खेत तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे। तो भोला राम ने कहा, साहब नदी से। तो नदी किसकी है। भोला राम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी होती है वो खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तो बोले, ये पता नहीं कि नदी किसकी है, फिर पानी कैसे ले सकते हो। जाओ सबसे पहले ये लिखवा कर लाओ कि नदी जिसकी है उसे पानी लेने में वहां से कोई आपत्ति तो नहीं है। बहुत अच्छा सरकार। यह कहकर भोला राम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौटकर भोला राम ये पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में कुछ प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया, जो मुख्य व्यक्ति थे। इन रणबांकुरों से निराश होकर भोला राम जंगल दफ्तर अर्थात फॉरेस्ट के दफ्तर में पहुंचा और उसकी देहली पर माथा टेकते हुए बोला। भोला राम ने जंगल साहब अर्थात फॉरेस्ट ऑफिसर से कहा, साहब जी नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे अंडर अर्थात अधिकार में आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए, बड़ी कृपा होगी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, कोई नदी हमारे अंडर में नहीं आती, हमें जंगल काटने से फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अपनी इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नदी हमारी अगर होती तो केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग से पता करो। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग के पास पहुंचा। खनिज विभाग ने कहा, तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे अर्थात कोई आसान काम नहीं कर रहे। अगर नदी खनिज विभाग के अंडर आती तो हम अभी तक उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। मलाई का काम से अभिप्राय है लाभ का काम। भोला राम तुरंत तहसीलदार के पास पहुंच गया। उसने अपनी पीड़ा तहसीलदार से सुनाई। तहसीलदार ने कहा, राजस्व विभाग तो केवल ठोस धरातल का विभाग है, नदी का हमसे कोई संबंध नहीं है। परेशान होकर भोला राम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बदा है हुजूर, अर्थात आपकी किस्मत में ही है। तहसीलदार साहब ने भोला राम को घूरकर अर्थात नाराज होकर देखा, लेकिन भोला राम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं, सरकारी टैक्स भी वसूल कर
बिना रसीद काटे ही ये सब कुछ हो जाता है। जरूर नदी आपके अंडर में अर्थात आपके अधिकार में आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, ये नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? भोला राम ने बताया, हजूर, आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना लिया है। ये सुनकर तहसीलदार का नियमों के प्रति जो मोह था वो जाग उठा। वे बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोला राम ने समझाया, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या फर्क पड़ेगा सरकार? तहसीलदार साहब ने कहा, फर्क पड़े न पड़े ये नियम का सवाल है। और भोला राम को टालते हुए कहा कि हर काम पुख्ता अर्थात सही ढंग से होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP का पंप लगाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी नियमों के प्रति भोला राम का सिर झुक गया, अर्थात वो वास्तविक स्थिति को समझ गया कि काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। अब भोला राम इस बात को समझ चुका था कि जब सरकारी अधिकारियों ने कोई काम ना करना हो तो वो उसको टाल देते हैं, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही सरकारी नियम कहलाता है। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारी सरकारी नियम, मरता क्या ना करता। अर्थात अब भोला राम के पास और कोई उपाय नहीं था। भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। सिंचाई अधिकारी ने उसकी अर्जी, उसका आवेदन पढ़ते ही अपना मुंह बिचकाया अर्थात बनाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहाँ से देंगे? इस बार भोला राम ने भी झल्लाकर अर्थात चिढ़कर कहा, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि तो नहीं है साहब जो नदी का पूरा पानी ही पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं है, सरकारी अफसर हैं, लिखित में कुछ देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने वीडियो के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। जब सब इंजीनियर इसकी जांच पड़ताल करेगा तो बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के कितने क्यूसेस पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है, इसके बाद वो इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की जो भरने की भरण क्षमता अर्थ है भरने की क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है, तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC मिल जाएगा। इस लंबी खानापूर्ति को सुनकर जो भोला राम था वो भय से भर उठा। भयाक्रांत का अर्थ है भय से भर उठना। और सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? तब साहब गुर्राए अर्थात बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, हम लोग तुम्हारे काम के लिए खाली नहीं बैठे हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों और दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह अर्थात 1 महीने का समय लग जाएगा। अब भोला राम को यह सुनकर बेहोशी सी आने लगी थी, अर्थात वो बहुत परेशान हो चुका था। कुछ कहे बिना ही वो सरकारी दफ्तर से लौट आया। अब उसे इस बात का पता लग गया था कि सरकारी अधिकारी उसे टाल रहे हैं और महान भारतीय परंपरा के अनुसार भोला राम ने भी बिना किसी अनुमति से अपना पंप फिट करवा लिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। इस तरह भोला राम के खेत में भी पंप लग गया। इस रिश्वत की विधि के द्वारा उसने पंप को लगवा लिया। पंप अब मजे से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण अर्थात जांच पड़ताल करने कभी कभी तहसीलदार साहब, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रिश्वत का हिस्सा पहुंच चुका है। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय पर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। अर्थात यहाँ कवि ईश्वर शर्मा ने एक व्यंग्य किया है कि सरकारी नियमों के प्रति श्रद्धा का दृढ़ होना, कि जो सरकारी नियम है वो केवल मात्र दिखावे के हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सभी काम
रिश्वत के द्वारा पूरे किए जाते हैं। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो रिश्वत लिए बिना फाइलों को आगे नहीं बढ़ाते हैं और भोला राम जैसे साधारण नागरिक को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस तरह हमारी ये कहानी पूर्ण होती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर अपने समाज से इस रिश्वत या भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करना है तो हमें एक जागरूक नागरिक की तरह सबसे पहले हमें इसे अपने समाज और सरकारी दफ्तरों से इसका अंत करना होगा। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि सभी बच्चे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसमें जो सार रूप में वर्णित कहानी मैंने आपको जब भोला राम ने पंप लगाया का विवरण दिया है उसे अच्छी तरह से समझें और जिन कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उन कठिन शब्दों को भी आपने अन्य शब्दार्थों के साथ अपनी कॉपी पर लिखना है और इस कहानी का पठन कार्य पुनः एक बार करना है ताकि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।